Okay, dear students, good morning. Now, today we will study about the another two types of reaction, that is the displacement reaction and double displacement reaction. So before we start, we will just look after the quick revision. In the last lecture, we have studied about the two types of chemical reaction, that is the combination reaction and decomposition reaction. So in the combination reaction, what happened? In the combination reaction, we have studied about the in the combination reaction two or more reactant combine होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं. उसके बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे थे. बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्विक लाइम में से स्लैक लाइम जो बनता है वो. ओके, उसमें हमने एक दूसरे टाइप का रिएक्शन देखा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रिएक्शन इन विथ हीट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट विल बी रिलीज विद द प्रोडक्ट ऑफ विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फिर हमने स्टडी किया था उसके एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के स्टडी किए थे. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जिसमें हीट रिलीज होती है, रेस्पिरेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें भी हीट रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है. तो वो हमने स्टडी किया था. फिर हमने स्टडी किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक उसका जनरल फॉर्मूला कैसा होता है कि एक कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज होता है या स्प्लिट होता है. उसका जनरल फार्मूला उसका था ये, यहाँ पे जो कंपाउंड है वो स्प्लिट होके बी और सी फॉर्म करता है. तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने एग्जांपल देखा था कि फेरस सल्फेट है, वो डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड बनाता है रेड ब्राउन कलर का. फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है रेड ब्राउन कलर का. SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 मीन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनते हैं. तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में डिकम्पोज होता है या स्प्लिट होता है. तो इस सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फिर हमने देखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टाइप्स देखे थे. उसमें बहुत सारे टाइप्स है, 3 टाइप्स है बेसिकली. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप्स है, दैट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन. सेकंड वन इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होता है? हीट की प्रेजेंस में होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में अगर हमें डिकम्पोज करना है किसी भी सब्सटेंस को तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा. उसका एग्जांपल था पानी जो होता है H2O, उसमें से H2 और O2 को सेपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है. तो यहाँ पे जो सब कंपाउंड है H2O वो स्प्लिट होके दो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, H2 एंड O2. तो ये जो डिकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है. फिर हमने थर्ड टाइप स्टडी किया था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो होता है वो कैरिड आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो, जिसके लिए लाइट कंपलसरी हो, सच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज नोन एज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. उसके हमने एग्जांपल देखे थे. सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज होकर सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है. दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड भी डिकम्पोज होकर सनलाइट की प्रेजेंस में Ag एंड Br2 में कन्वर्ट होता है. तो ये जो रिएक्शन है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है? सच टाइप ऑफ रिएक्शन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. तो इट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन. कहाँ पे यूज़ होता है वो? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एनर्जी गेन होती है. सो such type of reaction require energy in the form of heat, light and electricity to break the reactant is called the endothermic reaction. तो ये हमने स्टडी किया था.
लास्ट लेक्चर में। अब बारी आती है नए थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की। आपको क्लियर हो गया, बेसिकली 4 टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज़ द कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी 3 टाइप होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में या किसी भी तरह की लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप थे, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। अब हम मेन जो टाइप्स है 4 टाइप्स, उसमें से थर्ड टाइप को हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल जाता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसिस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। इसलिए इस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका अगर हम जनरल फॉर्मूला स्टडी करें तो मान लेते हैं कि ये जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और एक कंपाउंड है BC, तो ये मोर रिएक्टिव है और B कैसा है, लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट B को मोर रिएक्टिव एलिमेंट A डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, तो कंपाउंड हो जाएगा AC और फिर अकेला रह जाएगा B अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेस रिएक्टिव एलिमेंट B का डिस्प्लेसमेंट होके उसका प्लेस किसने ले लिया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट A ने ले लिया। तो ये जनरल फॉर्म था। अब उसका एग्जांपल ये है यहाँ पे कि यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है Fe, जिसको हम A बोल सकते हैं। यहाँ पे CuSO4 जो कॉम्बिनेशन है B और C का, B क्या है, Cu जो है वो क्या है, B है, SO4 जो है वो क्या है, C है। तो उसमें Cu जो है वो आयन के कंपेयर में, Cu जो है वो आयन के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, इसलिए Cu को डिस्प्लेस कर देगा Fe उसको डिस्प्लेस करके FeSO4 बना देगा। B का प्लेस किसने ले लिया, A ने ले लिया और बन गया FeSO4 और B अकेला रह गया। B क्या था हमारा, Cu, तो ये हमारा B हो गया। तो यहाँ पे बन गया ये AC और ये बन गया E। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था सिंपल सा, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। क्लियर। यहाँ पे उसका एग्जांपल है प्रैक्टिकल फॉर्म में कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें अगर आप आयन नेल को डीप करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। आयन नेल नई जब होती है तब वो शाइनी होती है, ग्रे कलर की, शाइनी ग्रे कलर की होती है। फिर उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर डीप करते हैं आयन नेल को, तो क्या होगा, आयन नेल का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा। आयन नेल कैसी हो जाएगी, कलर भी ब्राउनिश हो जाएगी। ओके, क्यों ब्राउनिश हो जाएगी, क्योंकि आयन नेल पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर जो है वो आयन नेल पर आयरन नेल पर डिपॉजिट होगा Cu। आयरन नेल पर Cu अगर डिपॉजिट हो जाता है तो आयरन नेल का कलर ब्राउनिश हो जाता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है वो फेड होके लाइट हो जाता है, उसका कलर थोड़ा फेड हो जाता है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा एक इक्वेशन है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे Zn कैसा है, मोर रिएक्टिव है,
Cu कैसा है, लेस रिएक्टिव है। Cu को डिस्प्लेस करके Zn ने उसका प्लेस ले लिया और बना दिया ZnSO4 प्लस Cu। तो ये थर्ड टाइप था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। अब जो आ रहा है फोर्थ टाइप, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इट इज़ अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, it is a reaction in which new compound are formed by mutual exchange of ions between the two compounds। तो यहाँ पे दो कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। किसका म्यूचुअल एक्सचेंज किसका होता है, आयंस का। ओके तो देखो यहाँ पे एक कंपाउंड है Na2SO4 जिसका नाम है सोडियम सल्फेट, दूसरा कंपाउंड है BaCl2। इन दोनों के बीच में आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। क्लियर। तो Na2SO4 में कौन कौन से आयन है, Na प्लस एंड SO4 माइनस 2, ये दोनों आयन है Na प्लस एंड SO4 माइनस 2। SO4 माइनस 2 जो है वो पॉली एटमिक आयन है, जो कि हमने स्टैंडर्ड 9 में स्टडी किया था चैप्टर नंबर 3 में। एटम्स एंड मोलिक्यूल्स में पॉली एटमिक आयन जो होते हैं वो हमें पता है कि SO4 है वो पॉली एटमिक आयन। तो यहाँ पे दो आयन है। अब BaCl2 में कौन कौन से आयन है, तो Ba प्लस 2 एंड Cl माइनस। तो यहाँ पे Ba प्लस 2 और Na प्लस, इन दोनों का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। Ba प्लस 2 इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है SO4 माइनस 2 के साथ, और Na प्लस Cl माइनस के साथ ज्वाइंट हो जाता है। तो जब ये Ba प्लस 2 SO4 माइनस 2 के साथ ज्वाइंट हो जाएगा तो वो क्या बना देगा, BaSO4 बना देगा। और जब ये NaCl के साथ ज्वाइंट हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। उसका जनरल फॉर्म अगर हम स्टडी करें तो जनरल फॉर्म कैसा है, तो जनरल फॉर्म में मान लो कि एक कंपाउंड है AB, उसमें आयन है A एंड B और CD कंपाउंड है। अब A और C का क्या होगा, A और C आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। ओके A और C का क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। तो इससे क्या फॉर्म होगा, AC प्लस BD फॉर्म होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ जहाँ पे दो आयन का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों का होता है, दो आयन का, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। नाउ यहाँ पे एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। ये प्रिसिपिटेट है क्या, प्रिसिपिटेट मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होता है या ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है जो सॉल्यूबल नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता है, वो डिपोजिट होता है नीचे बॉटम में, वो डिपोजिट होता है। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज द प्रिसिपिटेट। उसको क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पे एक प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है बेरियम सल्फेट, जो कि कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का। तो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा यहाँ पे। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि व्हाट इज़ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल, तो आप ये एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है और इसमें BaSO4 जो है वो
प्रिसिपिटेट है जिसका कलर होता है वाइट, और प्रिसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होता। अब जो बारी है वो है अनदर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि अलग है टोटल रिएक्शन। उनका वो बेसिक 4 टाइप से कोई लेना देना नहीं है। एक है ऑक्सीडेशन एंड दूसरा है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस। सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहे ऐड होता हो या हाइड्रोजन रिमूव होता हो, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस होती है तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि C+O2 गिव्स CO2। तो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और वो क्या फॉर्म करेगा? CO2 फॉर्म करेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसमें अगर आपको पूछे कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन का। किसका? कार्बन का, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए जहाँ जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या तो जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। ओके। दूसरा यहाँ पे है Cu+O2। तो Cu में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा CuO। तो Cu का यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे देखो एक रिएक्शन है यहाँ पे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे एक Cu है, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड, और एक है H2। अब यहाँ पे जो CuO है, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड है, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। और ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद ये क्या बन जाता है? Cu बन जाता है, उसमें से ऑक्सीजन चला गया। तो किसका रिडक्शन हुआ? CuO का रिडक्शन हुआ। और वो ऑक्सीजन जो चला गया, वो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा H2 के साथ और बना देगा H2O। तो H2 में ऑक्सीजन ऐड होता है, इसलिए H2 एलिमेंट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। जब एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हमने स्टडी किया, रेडॉक्स के बारे में स्टडी किया, रिडक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिडक्शन में ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। और ऑक्सीडेशन में क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिडक्शन। और जब दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके। तो यही सेम एग्जांपल यहाँ पे समझाया गया है कि CuO जो है, CuO का रिडक्शन होता है और उसमें से ऑक्सीजन चला जाता है और वो किस में फॉर्म हो जाता है? Cu में। और ये ऑक्सीजन जो निकल गया यहाँ से CuO में से, वो H2 में जॉइंट होके क्या बन जाता है? H2O हो जाता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2 का। तो देखो कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ? CuO का। और कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ, या कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ? सॉरी, रिडक्शन किसका हुआ?
CO का रिडक्शन हुआ और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ। तो CuO का हुआ रिडक्शन और CO का रिडक्शन होकर बन गया वो Cu, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चला गया। और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होके H2O बन गया। क्लियर? तो ये हमने सारे रिएक्शन स्टडी कर लिए। अब लास्ट पॉइंट जो इस चैप्टर का है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन की हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होती है? तो फर्स्ट है इफ़ेक्ट कोरोजन। क्या है? कोरोजन। अब कोरोजन किसको बोलेंगे हम? तो जब कोई मेटल को अगर हम एक्सपोज करते हैं, व्हेन द मेटल इज एक्सपोज्ड टू द सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड फॉर सम टाइम, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड का। और वो जो लेयर होता है वो मेटल को क्या बना देता है? वीक बना देता है। इट विल वीकन द मेटल्स एंड हेंस वी कैन से दैट मेटल इज सेड टू बी कोरोड। तो तब हम कहेंगे कि मेटल का कोरोजन हुआ। तो कोरोजन क्या है? जब कोई मेटल मॉइस्चर में एक्सपोज होता है या तो उस पर कोई एसिड अटैक होता है तो उससे क्या होगा? मेटल के ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाएगा जो मेटल को वीक बना देगा, और उससे मेटल का क्या होगा? कोरोजन होगा। तो कोरोजन के बहुत सारे एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में, हमने बहुत सारे देखे भी है कि जब आयन को हम अगर एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर के सामने तो उससे क्या हो जाता है? उसका रस्टिंग होता है। रस्टिंग होने से उस पर रस्ट जम जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयन जो है इट इज़ अ वन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ आयन। आयन का कोरोजन होने से क्या होता है? उस पर रस्ट डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर का अगर आपने कोई ऑर्नामेंट पहना हो हाथों में या कहीं पे, तो कुछ दिनों के बाद उसकी शाइन कम हो जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है? चमक जो होती है वो किसकी वजह से कम हो जाती है? उस पर एक ब्लैक कोटिंग हो जाता है। ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर के ऊपर। तो वो क्या है? कोरोजन। किसका? कौन से मेटल का? सिल्वर का। सिमिलरली ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर वेसल्स आपके घर में होंगे बहुत सारे, और जब उसका कोरोजन होता है तो उस पर एक आपने ग्रीन कलर का लेयर देखा होगा। जो ग्रीन कलर का लेयर उस पर जम जाता है वो क्या है? उसका कोरोजन हुआ। उसका क्या हुआ? कोरोजन हुआ। तो वो कॉपर का कोरोजन कहलाएगा। तो आयरन का कोरोजन होने से उसका रस्टिंग होता है, सिल्वर का कोरोजन होने से उस पर ब्लैक कलर का कोटिंग होता है, कॉपर का कोरोजन होने से उस पर ग्रीन कलर का कोटिंग होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कोरोजन के। अब कोरोजन को अगर प्रिवेंट करना है, अगर उसको अवॉइड करना है, कोरोजन नहीं होने देना है हमें, तो कुछ मेथड्स है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो उसमें से एक मेथड है गैल्वेनाइजेशन। हम क्या करते हैं, हमने कभी कभी नाम सुना है, बहुत सारे नाम देखे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा गैल्वेनाइज पाइप। आपने गैल्वेनाइज पाइप देखी होगी। तो उसको गैल्वेनाइज पाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाइप में से क्या जाता है? पानी जाता है। पाइप किसकी बनी होती है? आयन की बनी होती है। अब आयन में से आयन के साथ पानी टच होगा तो मॉइस्चर की वजह से उसका क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा, और रस्टिंग होने से वो पाइप वीक होके टूट जाएगी। सीधी सी बात है। तो इस सिचुएशन में अगर पाइप का रस्टिंग हमें अवॉइड करना है या प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको गैल्वेनाइज करना पड़ेगा। गैल्वेनाइज में क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में कि जिंक या दूसरे अलग जो निकल जो होता है या ऐसे एलिमेंट होते हैं उसका एक लेयर फॉर्म होता है मेटल पर, जिसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड है लेयर चढ़ाने की, मीन्स लेयर फॉर्म करने की मेटल के ऊपर, एक मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तीसरी मेथड है पेंटिंग। पेंटिंग करने से भी
हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। अब बिजली का खंभा जो होता है वो आयरन का होता है, तो उस पर अगर हम पेंट कर दें तो उससे क्या होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगा, उसका रस्टिंग नहीं होगा। मॉइस्चर में अगर रहता है तो भी उसका रस्टिंग नहीं होगा। तो ये जो 3 मेथड है, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग, दिस 3 आर द मेथड टू प्रिवेंट द कोरोजन। क्लियर? अब दूसरा, ये तो हुआ कोरोजन जो हुआ, वो कोरोजन को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो वो है मेटल का ऑक्सीडेशन। जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तब उसको क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। सिमिलरली रेंसिडिटी, रेंसिडिटी भी क्या है, रेंसिडिटी भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है। रेंसिडिटी इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन, लेकिन मेटल का ऑक्सीडेशन को जैसे कोरोजन बोलते हैं, सिमिलरली फैट एंड ऑयल, उनका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में किसका ऑक्सीडेशन होता है, फैट एंड ऑयल का। सो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज नोन एज रेंसिडिटी। एंड व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, ये ऑक्सीडेशन कब होता है, जब फैट, खाने में जो फैट होती है या ऑयली खाना जो होता है उसको लंबे समय तक, थोड़ी देर तक हम खुले में रखें तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और वो जो ऑक्सीडेशन होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उसकी रेंसिडिटी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज द रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल when exposed to air is known as rancidity। और रेंसिडिटी की वजह से होता क्या है, इट विल लीड टू द बैड स्मेल, खाने में से बदबू आने लगती है, और बैड टेस्ट ऑफ फूड, खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो कैसे पहचानोगे कि खाना जो है वो रेंसिड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसमें से जब बैड स्मेल आती है या तो उसका टेस्ट खाने में बुरा लगता है, थोड़ा बकवास सा टेस्ट आता है, सो हमें पता चल जाता है कि खाना रेंसिड हो चुका है। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड, और रेंसिडिटी क्या कहेंगे, रेंसिडिटी हम किसको कहेंगे, तो ऑयल और फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। अब मेथड क्या है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने की, जैसे कि कोरोजन को प्रिवेंट करने की मेथड थी, वैसे ही रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने की मेथड कौन सी है, तो एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट ऐड होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिड, मीन्स खाने को बिगड़ने से बचा सकते हैं, रेंसिड होने से बचा सकते हैं। दूसरी मेथड है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। खाने को अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो बाहर की जो हवा है, बाहर की जो एयर है, वो खाने को टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एयर टाइट है। इसलिए क्या है, वो इट इज़ नॉट एक्सपोज टू एयर, और अब वो एक्सपोज नहीं होगा एयर के सामने तो वो खाना ख़राब नहीं होगा, उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी, खाना रेंसिड नहीं होगा उस सिचुएशन में। तीसरा है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आपने वेफ़र पैकेट्स देखे होंगे कि वेफ़र पैकेट्स में वेफ़र बहुत लंबे समय तक जैसी होती है फ्रेश, वैसी फ्रेश रहती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वेफ़र के जो पैकेट होते हैं वो उसमें नाइट्रोजन का फ्लशिंग होता है। किसका फ्लशिंग करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस का फ्लशिंग करते हैं, इसलिए वो वेफ़र का पैकेट थोड़ा फूला हुआ होता है। ओके, तो नाइट्रोजन का जब फ्लशिंग होता है वेफ़र पैकेट, क्लियर, तो उससे क्या होता है कि उसको रेंसिड होने से हम बचा सकते हैं। तो दिस इज़ द थर्ड मेथड। एंड फोर्थ इज़ अ रेफ्रिजरेशन। खाने को अगर रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं तो वो लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। तो ये 4 मेथड है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने की। वन इज़ द एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड इज़ कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, थर्ड इज़ रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एंड फोर्थ वन इज़ रेफ्रिजरेशन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।